नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज आज के दिन हमारे देश के अंदर 2 महान विभूतियों ने जन्म लिया। जी हाँ, आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जन्म लिया। तो आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी जन्म लिया, जिनको आगे चलकर महात्मा और राष्ट्रपिता जैसी उपाधियों से नवाजा गया। साथियों, ये 2 ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर भारत देश का परचम लहराया है। ऐसी विभूतियों से के अनुकरण से हमारे देश में एक राजनीतिक शुचिता का एक उदाहरण स्थापित हुआ। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की राजनीति में राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता एवं वचनबद्धता और कर्तव्य परायणता का जो मिसाल अपने छोटे से राजनीतिक सफ़र में छोड़ी, वो निश्चित तौर पर एक मिसाल भी है, वो अनुसरण करने की योग्य भी है। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी की मृत्यु शास्त्री जी की 1.5 साल की उम्र में ही हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी का नाम श्रीमती ललिता शास्त्री एवं उनके परिवार में अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, कुसुम शास्त्री व हरिकृष्ण शास्त्री और सुमन शास्त्री आदि उनके पारिवारिक भाई बहन उनके बच्चे थे। लाल बहादुर शास्त्री का जब भी जिक्र आता है तो सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जब भी जिक्र आता है एक सादगी वाले नेता की छवि उभर कर आती है। लाल बहादुर शास्त्री का जब भी जिक्र आता है तो निर्णय लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर आता है। लाल बहादुर शास्त्री का जब भी जिक्र आता है तो राजनीति में ईमानदारी की शुचिता को कैसे स्थापित किया जाए, ऐसे व्यक्तित्व का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो भारत देश की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। वैश्विक स्तर पर लड़ाइयाँ, उसमें भारत को भी खतरा था। जी हाँ, आप ही के कार्यकाल में पाकिस्तान से 1965 में एक बड़ा युद्ध जीता गया। जब युद्ध के दौरान अमेरिका ने दबाव बनाया, भारत को अनाज देने से मना किया, तो शास्त्री जी ने भारत देश के लोगों से अपील की कि हम घटिया अनाज अपने देशवासियों के लिए नहीं मंगाएंगे, ना ही किसी विदेशी ताकतों के सामने झोंकेंगे। हम पूरे देशवासी सब मिलकर एक समय के उपवास का आह्वान करते हैं। शास्त्री जी की एक आवाज़ पर पूरे देश ने भारत देश के आत्मसम्मान को ऊंचा रखने के लिए एक समय का उपवास करना शुरू कर दिया। ये वो आवाज़ की ताकत थी कि शब्द निकलते ही उनका पालन हुआ। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा साधारण व्यक्तित्व। ऐसा ही नहीं कि जब अनाज की दिक्कत आई तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री आवास में भी हल चलाकर खाने योग्य अनाज उगाने की कोशिश की। आज भी आप दिल्ली में जाकर देख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रेरक किस्से बहुत हैं। साधारण, देखने में साधारण लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी शास्त्री जी के बारे में जितनी भी बात की जाए उतना कम है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आपका कार्यकाल जरूर छोटा रहा, लेकिन उपलब्धियां बहुत बड़ी थी। आपकी राजनीतिक शुचिता, आपका व्यक्तित्व, आपका साधारण जीवन, आपका निर्णय लेने की क्षमता, असीमित क्षमताओं के धनी लाल बहादुर शास्त्री कदकाठी में जरूर छोटे थे, लेकिन व्यक्तित्व में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व थे। कुछ प्रेरक प्रसंगों को लेकर आपके बीच आते हैं। एक बार का किस्सा मुझे याद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब बचपन में छोटे थे तो मेला देखने के लिए वो पड़ोस के गांव में गए। अपनी माता जी से उन्होंने कुछ रुपए लिए, रुपए क्या पैसे चलते थे, पैसे लिए और मेला देखने गए। चूँकि थे तो बच्चे ही, सभी दोस्तों के साथ गए, उनके सारे पैसे खर्च हो गए। जिस गांव में वो मेला देखने गए, उनके गांव से उस गांव तक जाने के लिए बीच में नदी को पार करना पड़ता था, और नदी को पार करने के लिए वो नाविक नाव का सहारा लेते थे, क्योंकि नाव में बैठने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी मेला देखते रहे
उनके पैसे खर्च हो गए, उनको पता नहीं चला उनके पैसे कब पूरे खर्च हो गए। जब उनके साथियों ने कहा कि शास्त्री चलो चलना नहीं है, तो शास्त्री ने जैसे चलने के लिए बढ़े, साथियों के साथ आगे बढ़े, उन्होंने जेब में हाथ डाल के देखा कि उनकी जेब में पैसे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने दूसरों के पैसों से नौका विहार करना मंजूर नहीं समझा। उन्होंने ये कहकर साथियों को जाने को बोला कि अभी आप लोग जाओ, मैं और मेला देख कर आता हूँ। जी हाँ, बचपन में भी इतने ही स्वाभिमानी थे। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि ट्रेन में उनके लिए कूलर की व्यवस्था की गई है, तो शास्त्री जी ने ट्रेन के स्टाफ को बुलाया, उनसे कहा कि आप बताइए कि सारे यात्रियों के लिए इसी तरह की व्यवस्था है। तो ट्रेन के स्टेशन के स्टाफ ने कहा कि नहीं, आप भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो शास्त्री जी ने उनको आदेश दिया कि जिस परिस्थिति में हमारे देश के यात्री सफ़र कर रहे हैं, उसी परिस्थिति में मैं भी सफ़र करूंगा। जैसी गर्मी उनको लगती है, वैसी गर्मी मैं भी बर्दाश्त करूंगा। मैं अपने लिए प्रधानमंत्री हूं तो क्या हुआ, मैं अपने लिए कोई विशेष सुविधा का उपयोग नहीं कर सकता। यदि हम देशवासियों को सुविधा नहीं दे सकते तो हमारे लिए उपयोग करना भी लाजिमी नहीं है। उन्होंने अगले स्टेशन पर कूलर हटवाने का आदेश दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। मुझे एक किस्सा और याद आता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री शायद कलकत्ता में कोई मीटिंग लेने गए थे, तो उन्हें हवाई अड्डे तक जाना था। क्योंकि कार्यक्रमों में उतने व्यस्त हो गए थे, समय का पता नहीं चला, उनको देरी होने लगी। तो उनके जो स्टाफ थे, निजी सहायक थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को सुझाव दिया कि हम आपके लिए एक पायलट गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं, जो सायरन बजाते हुए आगे चलेगी, तो रास्ता साफ मिल जाएगा और हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा, इस पर शास्त्री जी ने कहा कि हम कोई विशेष सुविधा में नहीं जाएंगे, कि जब सायरन बजाती हुई गाड़ी जाती है तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा आदमी आया है, तो जब मैं उतरूँगा तो लोग सोचेंगे निकला तो छोटा आदमी है। एक बार शास्त्री जी गुजरात में किसी कार्यक्रम के दौरान गए, तो उन्होंने कपड़ों की मिल का निरीक्षण किया। जब कपड़ों के मिल विशेष आग्रह पर, मिल मालिकों के आग्रह पर वो मिल को देखने गए, जब उन्होंने देखा कि सुंदर सुंदर वस्त्र वहाँ बन रहे थे, तो उन्होंने एक साड़ी को हाथ में लेकर उसका साड़ी का दाम पूछा। तो उन्होंने कहा, मैं अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी ले जाना चाहता हूँ। तो मिल मालिक बोले, कौन सी पैक करा दो, कौन सी पसंद है। तो शास्त्री जी ने कहा कि पहले आप इसका दाम तो बताइए। तब मिल मालिकों ने कहा, साहब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको तोहफा के तौर पर कोई भी साड़ी भेंट कर सकता हूँ। लेकिन शास्त्री ने मना किया कि नहीं, मैं तोहफा नहीं, मैं अपने पैसों से खरीद कर ले जाऊँगा। जब उन्होंने जो साड़ी उन्हें पसंद आ रही थी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने केवल वह साड़ी यह कहकर नहीं ली कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को इतनी महंगी साड़ी पहना सकूं। जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री थे। हम केवल आज उनके दिन, उनकी पुण्यतिथि के दिन, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर, उनको श्रद्धांजलि देकर केवल ये हमारा काम नहीं है, बल्कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर राजनीतिक व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं। राजनीतिक शुचिता के साथ, कर्तव्यनिष्ठा के साथ, कर्तव्य परायण के साथ, वचनबद्धता के साथ, दूरदर्शिता के साथ, देश की सभी परिस्थितियों में जीने वाले हमारे देशवासियों की परिस्थितियों को अपने अंदर समावेश करने के साथ उन्होंने जीवन को जिया। एक दो किस्से के साथ मैं इस वीडियो को अंत करूंगा। सबको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास एक एम्बेसडर कार थी। जब उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि ज़रा एम्बेसडर कार का कोटेशन तो मंगाइए, प्राइस तो पता कीजिए कितने की आती है। और उनका जब खाता देखने के लिए कहा गया, उनके खाते में कितने पैसे हैं, तो उनके खाते में उस वक्त केवल 7,000 रुपये थे। सोचिए आप, देश का प्रधानमंत्री, उनके खाते में केवल 7,000 रुपये, इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो जब उन्हें एम्बेसडर कार की कीमत पता की, तो एम्बेसडर कार
12,000 रुपये की उस वक्त आ रही थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने 7,000 रुपये जमा करके 5,000 रुपये का लोन पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से लिया था। दुर्भाग्यपूर्ण 1 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका बैंक का लोन, बैंक का ऋण उनका चल रहा था। बैंक अधिकारियों ने पेशकश की कि इस ऋण को हम खत्म कर देते हैं। इस पर उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने कहा, नहीं, यदि हम ऐसा करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। और पूरा जीवन लाल बहादुर शास्त्री जी सिद्धांतों के लिए जिए। इस पर उन्होंने, ललिता शास्त्री जी ने बैंक वालों की पेशकश ठुकराकर उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से गाड़ी का पूरा किस्त भरा। ये व्यक्तित्व न कि उन तक बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों में ये टूट उठा। एक बार की बात है, इस लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र अनिल शास्त्री जी ने स्वयं मुझे बताई थी कि वो एक बार ड्राइवर के साथ गाड़ी को चलाने गए। जब गाड़ी को चलाने गए, लौट कर आने के बाद उन्होंने, शास्त्री जी ने ड्राइवर से पूछा कि आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा गाड़ी चलाने गए थे। अनिल भैया गाड़ी चलाने गए थे। तो उन्होंने कहा कितने किलोमीटर गाड़ी चली है? तो उन्होंने किलोमीटर बताया। फिर उन्होंने कहा इतने किलोमीटर का कितना पैसा बनता है? तो उन्होंने पैसे का दाम बताया। तो शास्त्री जी ने कहा ये गाड़ी निजी खर्चे में, ये निजी परिवार के में इस्तेमाल हुई है, इसलिए इतने किलोमीटर का जो भी पैसा बनता हो वह पैसा शासकीय खाते में जमा कर दिया जाए। लाल बहादुर शास्त्री जी भूल पर कभी नहीं डांटते थे। अगर भूल हो जाती थी तो उनका कहना यह था कि भूल हो जाने के बाद डांटने से बेहतर है अगली बार उस भूल से कैसे बचा जाए, ये बैठकर बात करने का एक परिवार का मसला। इतने प्रेरक प्रसंग ऐसे विद्वान महापुरुष लोगों के हैं कि यदि हम इनको पढ़ना और अनुसरण करना चाहें तो अपने आप आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी पर भी एक छोटा सा सीरीज़ लेकर मैं आऊँगा ताकि उनके सभी प्रेरक प्रसंगों को आप सभी के बीच लाया जा सके, ताकि हमारे बच्चे भी वीडियो के माध्यम से ऐसे विद्वान महापुरुषों के बारे में सुने, उनको पता चले कि हमारे देश की राजनीतिक लोग की क्या राजनीतिक सोचता थी, क्या उनका ईमानदारी के साथ जीवन जीने का, सादगी के साथ जीवन जीने का उनका जरिया था। मैं एक छोटा सा किस्सा और सुनाता हूँ। शास्त्री जी किसी बैठक में भाग लेने गए तो उनके साथ एक विजय जी चलते थे। विजय जी उनको लेकर गए। तो जब शास्त्री जी एयरपोर्ट से उतरकर वहाँ पहुँचे तो नहाने धोने के लिए तैयार होने लगे। तो विजय जी ने सोचा कि मैं जब तक शास्त्री जी नहा के आते हैं तब तक मैं उनके लिए कपड़े निकाल दूँ। उन्होंने शास्त्री जी का सूटकेस खोला, उन्होंने देखा, उन्होंने कुर्ता निकाला, वो फटा हुआ था। उन्होंने दूसरा कुर्ता निकाला, वो भी फटा हुआ था। अब कपड़े पलट ही रहे थे, इतने में शास्त्री जी बाथरूम से बाहर आए। तो विजय जी का उदास मन देखकर शास्त्री ने पूछा, क्या हुआ? मेरे कपड़े फटे हुए देखकर आप उदास क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एक फटा हुआ कपड़ा पहनता है। तो शास्त्री जी ने इसमें कहा कि हमारे देश की जनता के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और फिर कुर्ते के ऊपर हमें कोटी तो पहनना है, तो नीचे का कपड़ा तो ढका रहेगा। ऐसे सोच के हमारे व्यक्ति थे। ऐसी महान विभूति को सत सत नमन। और राजनीतिक लोगों को, सामाजिक लोगों को, ऐसे व्यक्तियों की सोच को जन जन तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। उनकी सोच को बाहर लोगों तक ले जाने के लिए हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के लोगों तक ऐसे हमारे राजनीतिक व्यक्तियों को, व्यक्तित्व को ले जाने के लिए हमें संकल्प लेना होगा। ये बताना होगा कि हमारे देश का निर्माण ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी महापुरुषों के माध्यम से हुआ है। हमें जीवन से जीवनी की ओर जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। हम जानते हैं साथियों कि हम कई महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं। वो भी मेरी तरह, आपकी तरह वो साधारण व्यक्ति थे। उनके 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान ऐसे ही थे, लेकिन सोच में उनकी बहुत ताकत थी। हम जीवन बनकर सिमट रहे हैं, जीवन से जीवनी की ओर नहीं जा पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमारी वचनबद्धता, हमारी कर्तव्यनिष्ठता में कुछ फर्क है। इसलिए हमें भी
कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हम लोगों को हमारे किए गए कार्यों को याद कर सकें। साथियों, उम्र दो तरह की होती है, एक आपको जन्म से मिलती है, एक आपको कर्म से मिलती है। जन्म की उम्र के बाद तो यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ ही समय बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो कर्म के माध्यम से लोग समाज के अंदर एक अपना स्थान छोड़ जाते हैं, उस किए गए कार्य को सदियों तक याद किया जाता है, जैसे कि हम आप यहाँ बैठकर याद कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मेरा तो मानना है कि कर्म की आयु का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जन्म की आयु का जीवन तो सभी जी रहे हैं। यदि उसमें कर्म की आयु का जीवन जिएंगे, अपने कर्म को ध्यान रखेंगे, अपनी छवि को ध्यान रखेंगे, अपनी कर्तव्य निष्ठा को ध्यान रखेंगे, अपने जुझारूपन को ध्यान रखेंगे, अपने उद्देश्य को साफ रखेंगे और सकारात्मक सोच के साथ यदि काम करेंगे तो आप भी जीवन की से जीवनी की ओर जा सकते हैं। जय हिंद। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे, कि आपका ये स्नेह प्यार बना रहेगा। हम आपके पास बीच में नई नई रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय जगत, जय जगत।